गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस, कुछ स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। ये जो हमारी पॉलिटी की सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं उसमें उससे अलग टेस्ट है। जितने भी टेस्ट इसमें हो गए उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश में बागों का नगर, नजाकत, नफासत का शहर किसे कहा जाता है? अमरोहा, लखनऊ, प्रयागराज या प्रतापगढ़? आसान सा प्रश्न है। इसका उत्तर है लखनऊ को। ठीक है, गोमती नदी के किनारे बसा उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो लखनऊ जो है वो है नवाबों का शहर, बागों का नगर, आमों का नगर, नजाकत नफासत का शहर। जो प्रयागराज है उसको संगम नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी और भूप नगरी कहा जाता है। अमरोहा को ज्योतिबा फूले नगर कहा जाता है और प्रतापगढ़ को आंवला नगरी, बेला भवानी नगर और राजाओं का गढ़ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश में किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य किस जनपद में स्थित है? उत्तर प्रदेश में किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो 2 जनपद में फैला है। एक तो लखीमपुर है, लखीमपुर खीरी, और दूसरा है शाहजहांपुर। तो उत्तर प्रदेश में किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर जनपद में अवस्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में और यह 227 वर्ग किलोमीटर में फैला है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे बसे नगर और उनको मैच करना है। यह प्रमुख नगर और यह नदी जिस नदी के किनारे वो बसा होगा। शाहजहांपुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, गोरखपुर। मैच कर दीजिए इनको। देखिए, हिंडन नदी के किनारे बसा है गाजियाबाद, राप्ती नदी के किनारे बसा है गोरखपुर, मुरादाबाद है रामगंगा नदी के किनारे और गोमती नदी के किनारे शाहजहांपुर। तो ए का हो गया 2 और बी का हो गया 4, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 3। तो शाहजहांपुर और उत्तर प्रदेश गोमती नदी के किनारे, गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे, मुरादाबाद रामगंगा नदी के किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे। ये मैच वैच करके या सीधा सीधा ए बी सी डी विकल्प बनाकर ही पूछा जा सकता है कि गोरखपुर किस नदी के किनारे है। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी मैच करने वाला ही है। यह है सूची 1, सूची 2, जिला, स्थल। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, पार्वती अरंगा पक्षी अभयारण्य, समन पक्षी अभयारण्य, समरसपुर पक्षी अभयारण्य, कौन किस जनपद में है? नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में। ठीक है, तो जहां जहां ए का 4 नहीं है उसको हटा दीजिए। पार्वती अरंगा है गोंडा में, समन पक्षी अभयारण्य हो गया मैनपुरी और समरसपुर हो गया रायबरेली। तो इसका हो गया ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, यानी 4 3 2 1, सी है इसका आंसर। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव में हो गया, पार्वती अरंगा पक्षी अभयारण्य गोंडा में, समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी और समरसपुर पक्षी अभयारण्य हो गया रायबरेली में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। करंट अफेयर्स का प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में उद्घाटन किए गए 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में भागीदार राष्ट्र के रूप में भाग लेगा? और 37वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला कहाँ शुरू हुआ है? हरियाणा के फरीदाबाद में। याद रखिएगा इसको। और भागीदार राष्ट्र है तंजानिया। तंजानिया अफ्रीकी महाद्वीप की कंट्री है ये। तो 37वां सूरजकुंड मेला अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है ये। मेले में 50 देश भाग लेंगे। इनमें है इथोपिया, घाना, केन्या, नामीबिया, नाइजीरिया, युगांडा, जिम्बाब्वे, मॉरिशस, म्यांमार, नेपाल, रूस, श्रीलंका समेत अन्य देश शामिल हैं इसमें। और इस शिल्प मेले में जो तंजानिया है वो भागीदार राष्ट्र के रूप में भाग लिया उसने। गुजरात ने थीम राज्य के रूप में भाग लिया है। तो गुजरात थीम राज्य है।
जो क्षेत्र के विभिन्न कला रूपों और हस्तशिल्पों के माध्यम से अपनी अनूठी संस्कृति तथा समृद्ध विरासत का प्रदर्शन कर रहा है। तो 37वें अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में भागीदार राष्ट्र तंजानिया और थीम राज्य गुजरात, ये दो चीज़ें याद रखिए, इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था? वर्ष 2021 में शुरू किया गया था, ये 2 साल पहले। सी है इसका आंसर। देखिए, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान जो है बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समन्वित योजना और निष्पादन के उद्देश्य से एक पहल है, और इसका उद्देश्य है लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाना। करंट अफेयर्स का ही प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य बनने जा रहा है? महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? देखिए, इसका आंसर उत्तर प्रदेश, यूपी। बी है इसका आंसर। तो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वर्ष 2024 के अंत तक वाणिज्यिक परिचालन के लिए खुलने वाला है, जिससे उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य बन जाएगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। अन्य 4 कौन कौन से हैं जो पहले से ही हैं? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या का, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर का, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ का, और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी का। पहले भी चर्चा की है सिंथन टॉप दर्रे पे। सिंथन टॉप दर्रा निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है भारत में? यह है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में। सिंथन टॉप एक ऊंचा पहाड़ी दर्रा है। दर्रा को इंग्लिश में बोलते हैं पास, जो अनंतनाग जिले में ब्रेंग घाटी तथा जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ के बीच स्थित है, और यह कश्मीर को चिनाब घाटी से जोड़ता है, सिंथन टॉप दर्रा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। पंचायतें 3 स्तरों पर काम करती हैं, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। कौन सा इसमें सही है? दोनों ही सही हैं, सी है इसका आंसर। पंचायती राज संस्थाएं यानी पीआरआई 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, और एक संरचना यानी पंचायती राज संस्थाएं 3 स्तर पर होंगी। इसके अलावा क्या क्या इसमें? चुनाव, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया, और पंचायती राज संस्थाओं को निधि का प्रावधान, उनके कार्यों, पदाधिकारियों का हस्तांतरण, ये सारे प्रावधान इसमें किए गए। तो सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा वाला भी सही है, क्योंकि पंचायतें 3 स्तरों पर कार्य करती हैं। ग्राम सभा यानी गांव या छोटे गांव का समूह, ठीक है। उसके बाद पंचायत समिति यानी ब्लॉक परिषद, उसके बाद जिला परिषद यानी जिला लेवल पर। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी आंसर। और इसके लिए एक है पंचायती राज मंत्रालय भी। पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सभी मामलों को देखता है, और इसे मई 2004 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। भीमबेटका चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये चित्र अधिकांश गुफाओं की दीवारों पर लाल एवं सफ़ेद रंग से बने हैं। ये गुफा चित्र सबसे पुराने, लगभग 10,000 वर्ष पुराने हैं। इसमें गायन, नृत्य, शिकार तथा यहाँ रहने वाले लोगों की अन्य सामान्य गतिविधियों जैसे दृश्यों को दर्शाया गया है। ये सारे के सारे सही हैं। ये चित्र अधिकांश गुफाओं की दीवार पर लाल और सफ़ेद रंग से बने हैं। अगर किसी और रंग से बने होंगे तो गलत हो जाएगा पहला स्टेटमेंट, लेकिन ठीक है। ठीक है, लगभग 10,000 वर्ष पुराने हैं चित्र। इनमें से एक चित्र तो 12,000 वर्ष पुराना है। तो सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। मध्य प्रदेश की धरोहर है ये। देखिए, भीमबेटका खोज की बात करें तो भीमबेटका रॉक शेल्टर की खोज की थी वी.एस. वाकणकर ने 1957 में। अवस्थिति मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जिला और भोपाल के मध्य रायसेन जिले में स्थित है। यह विंध्य पर्वत की तलहटी में भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। देखिए, भीमबेटका के कुछ रॉक शेल्टर में प्रागैतिहासिक गुफा चित्र हैं, और ये सबसे पुराने लगभग 10,000 वर्ष पुराने।
जो भारतीय मेसोलिथिक के अनुरूप हैं। ये चित्र अधिकांश गुफाओं की दीवार पर लाल और सफ़ेद रंग से बने हैं। रॉक कला के इस रूप में जो है कई विषयों को शामिल किया गया था और इसमें गायन, नृत्य, शिकार तथा यहाँ रहने वाले लोगों की अन्य सामान्य गतिविधियां जैसे दृश्य को दर्शाया गया। भीमबेटका की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग लगभग कितनी 12,000 वर्ष पहले की मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता काल में तांबे के लिए प्रसिद्ध था। इस तरह के प्रश्न एग्जाम्स में आते हैं और बोनस अंक के होते हैं। इनको कभी गलत मत कीजिए। इसका उत्तर है राजस्थान, क्योंकि कई बार आपने प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे, सीधा सीधा ये प्रश्न मिला होगा। सिंधु घाटी सभ्यता काल में राजस्थान का खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध था, तो ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, अभिलेखों के अध्ययन के लिए एक शब्द है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। एक तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये। न्यूमिस्मेटिक्स नहीं कहा जाता, स्ट्रेटिग्राफी नहीं कहा जाता, एपिग्राफी कहा जाता है। ये है इसका आंसर। देखिए, अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है, यानी पुरालेख शास्त्र बोलते हैं इसको। सिक्कों और पदकों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स यानी मुद्रा शास्त्रीय कला या मुद्रा शास्त्र के रूप में जाना जाता है। स्ट्रेटिग्राफी भूविज्ञान की एक शाखा है जिसमें चट्टानों की परतों का अध्ययन किया जाता है, तो विकल्प ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर अजय निम्नलिखित में से किसके विवरण के आधार पर दार्शनिक मोंटेस्क्यू ने प्राच्य निरंकुशता का विचार विकसित किया। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत बार कई बार एग्जाम में पूछा, अलग अलग बार, और इसका उत्तर है फ्रैंकोइस बर्नियर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, फ्रैंकोइस बर्नियर के विवरण ने 18वीं शताब्दी के बाद से पश्चिमी सिद्धांतकारों को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी दार्शनिक मोंटेस्क्यू ने प्राच्य निरंकुशता के विचार को विकसित करने के लिए इस विवरण का उपयोग किया, जिसके अनुसार एशिया में शासकों को अपनी प्रजा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त था, जिन्हें अधीनता और गरीबी की स्थिति में रखा गया था। साथ ही सारी भूमि राजा की थी और यहाँ निजी संपत्ति अस्तित्वहीन थी। ठीक है, जैसे वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति के पास निजी संपत्ति होती है लगभग। ठीक है, उस समय नहीं था ऐसा। नंबर 14 पर आ जाइए। इस्लामिक ग्रंथों में सूफीवाद के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। बरकत, कयामत, तज़किरात, तवस्सुफ। इसका आंसर है डी, तवस्सुफ। किसी टेस्ट के एक्सप्लेनेशन में था तो ये किसी क्वेश्चन के कल या परसों के टेस्ट में। देखिए, सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है। इस सूफीवाद के लिए इस्लामिक ग्रंथों में जिस शब्द का इस्तेमाल होता है वो है तसव्वुफ, सॉरी उल्टा बोल दिया, तसव्वुफ। कुछ विद्वानों के अनुसार यह शब्द सूफ से निकलता है, जिसका अर्थ है ऊन। यह उस खुदरे ऊनी कपड़े की ओर इशारा करता है जिसे सूफी पहनते थे। अन्य विद्वान इस शब्द की उत्पत्ति सफ़ा से मानते हैं, जिसका अर्थ है साफ। और यह भी संभव है कि यह शब्द सफ़ा से निकला हो, जो पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था, जहां निकट अनुयायी की मंडली धर्म के बारे में जानने के लिए इकट्ठा होती थी। तो डी है इसका आंसर, तसव्वुफ। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये, 15 प्रश्न ऐड किए गए थे इसमें। उत्तर प्रदेश में जो सांडी पक्षी अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है। आगरा, हरदोई, इटावा। उत्तर प्रदेश का सांडी पक्षी अभ्यारण्य है हरदोई में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो हरदोई में है सांडी पक्षी अभ्यारण्य, और इटावा में क्या है, सरसई नावर झील है, और आगरे में है सुर सरोवर यानी कीथम झील। तो 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। फुल टेस्ट सीरीज आप पेड ग्रुप को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद। प्रैक्टिस करते रहिए हर दिन।